Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. If you like our videos then please do like, share and subscribe our channel. आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे यानी कि सेक्शन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे जो कि है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, पार्ट 1 जो है जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था, दैट इज द प्रिलिमिनरी पार्ट, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 2 दैट इज द डेफिनेशन पार्ट। ये दोनों सेक्शंस हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पे आपको इस एक्ट के ऊपर पार्ट 1 मिल जाएगा जो कि हमारा पहला पार्ट है इस सेक्शन के ऊपर। तो आज हम लोग कवर करेंगे दूसरा पार्ट जो कि है चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस। इसका मतलब ये है कि ये एक्ट जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये एक्ट बेस्ड है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो ये पूरा सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन 3, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, एक एंटायर सेक्शन व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये सेक्शन थोड़ा लंबा रहेगा, लेंदी है, तो इसीलिए आज हम लोग यानी कि पार्ट 2 में सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ओके, विच इज चैप्टर 2 अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट, omission or commission or conduct of the respondent, okay, shall constitute domestic violence। तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि कोई भी एक्ट हो, omission हो, commission हो, conduct हो रिस्पोंडेंट का, ठीक है, यानी कि कोई भी उनकी कोई भी रिस्पोंडेंट का कोई भी हरकत हो, कोई भी व्यवहार हो, कुछ वो करते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को, वो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाया जाएगा। किन किन केसेस में वो देख लेते हैं। चलिए, नंबर ए, हार्म्स और इंज्योर्स और एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग, वेदर मेंटल और फिजिकल, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। तो इस क्लॉज का मतलब क्या हो गया कि अगर रिस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन को कोई हार्म, इंज्यूरी या इंडेंजर करता है, ठीक है, कोई क्षति पहुंचाना या उसके खतरे में डालना, किस चीज को, उसकी एग्रीव्ड पर्सन की हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग को अगर वो हार्म, इंज्यूरी या इंडेंजर करता है या फिर करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, 5 तरीके की अब्यूजेस को इंक्लूड किया गया है। क्या है? फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज और इकोनॉमिक अब्यूज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्लॉज बी की तरफ। हैरासेस, हार्म्स, injures or endangers the aggrieved person with a view to क्या, coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर रिस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन को या फिर उसके किसी रिलेटिव को, ठीक है, रिलेटिव या फिर कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड है,
ठीक है, उसको हैरास करता है, हार्म करता है, इंज्योर करता है या फिर एंडेंजर करता है, ठीक है, खतरे में डालता है, किस चीज के लिए? अनलॉफुल डिमांड फॉर डाउरी और अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, दहेज के लिए डिमांड करता है या फिर किसी प्रॉपर्टी के लिए या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसके लिए? रिस्पोंडेंट के नाम कर देने के लिए, ठीक है। तो अगर उस चीज को लेकर रिस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन या फिर उसके किसी रिलेटिव को हैरास करता है, तकलीफ पहुंचाता है या फिर खतरे में डालता है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट सब क्लॉज, दैट इज सी, हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द एग्रीव्ड पर्सन or any person related to her by any conduct mentioned in clause A or clause B. Threatening the aggrieved person or any person related to her. यानी कि अगर रिस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन या फिर उसके किसी रिश्तेदार को थ्रेटन करता है, धमकी देता है, किस चीज़ों को लेकर? जो कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में मेंशन किया गया है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इन दोनों क्लॉजेज में से कोई भी चीज़ को लेकर एग्रीड पर्सन को या फिर उसके रिलेटिव को धमकाया जाता है रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो हम लोग उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज क्लॉज डी, अदरवाइज इंज्योर्स और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीड पर्सन, ठीक है। एग्रीड पर्सन को इंज्योर करता है या फिर क्षति पहुंचाना, फिजिकल या फिर मेंटल, दोनों में से किसी भी टाइप की इंजरी या फिर हार्म पहुंचाना, उसको भी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के परव्यू में कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा जैसा टाइम एडवांस हो रहा है, हमारी सोसाइटी एडवांस हो रही है, हम लोग सभी चीज़ के परव्यू को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग सोचते थे कि मारना, पीटना, ये सभी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, लेकिन नहीं, अभी मेंटल वायलेंस को भी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस में लाएंगे, मेंटल अब्यूज को। सिर्फ यही नहीं, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल, इमोशनल अब्यूज और इकोनॉमिक अब्यूज, इन पांचों किस्म के अब्यूजेस को हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे एक बात मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगी कि सिर्फ विमेन ही नहीं, मेन भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। आजकल बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मेन भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है, ठीक है, पहले 498A बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट टाइप का एक लॉ था डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में, जहाँ पे रूल क्या था कि आप जाके कंप्लेन करेंगे और इंस्टेंटली पुलिस आके हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव को, मतलब जिसके अगेंस्ट पे कंप्लेन गया है, सबको अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करने के बाद ही इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, जो भी प्रोसीड्यूर्स है वो होते थे। लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया है, ओके। यू कांट अरेस्ट अ पर्सन अगेंस्ट होम अ कंप्लेन अंडर सेक्शन 498A ऑफ द IPC इज रजिस्टर्ड, ओके। पहले इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगी, वगैरह वगैरह होंगे। फिर उसके बाद अगर आपको कन्विक्ट किया जाएगा, आपको दोषी पाया जाएगा, तभी आप अरेस्टेड होंगे। सिमिलर केस है 125 CRPC को लेके, मेंटेनेंस को लेके। अभी नया नियम क्या है कि अगर जो वाइफ है वो अर्न करती है, शी इज़ केपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, देन मेंटेनेंस उस हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे वाइफ मेंटेनेंस देती है हस्बैंड्स को, ठीक है। तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रहा है, लॉज भी इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इस एक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन को ही एग्रीव्ड पर्सन में इंक्लूड किया गया है और रिस्पोंडेंट में एडल्ट मेल मेंबर को ही इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आई गेस कि फ्यूचर में इस एक्ट में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आएंगे और आ चुके भी हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन क्लॉज की ओर।
यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सप्लेनेशन 1, ओके, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने 5 किस्म के अब्यूजेस को क्लॉज ए में पढ़ा था, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज और इकोनॉमिक अब्यूज, इन 5 किस्म के अब्यूजेस को अभी डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला अब्यूज जो है वो है फिजिकल अब्यूज, ओके। फिजिकल अब्यूज का मतलब क्या है, means any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain, harm or danger to life, limb or health, or impair the health or development of the aggrieved person, and includes assault, criminal intimidation and criminal force। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंडक्ट हो, एक्ट हो, ठीक है, कोई भी हरकत हो किसका, रिस्पोंडेंट का, किस चीज से लेके टू कॉज बॉडीली पेन, हार्म और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, और इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। यानी कि कोई भी हरकत करते हैं रिस्पोंडेंट, एग्रीव्ड पर्सन को बॉडीली पेन या फिर कोई क्षति, कोई डेंजर, उसके हेल्थ को लेकर, लिम्ब मतलब आपके हाथ पाँव, कुछ भी मतलब काइंड ऑफ फिजिकल होना, ठीक है, हेल्थ को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन को डेवलपमेंट को इम्पेयर कर देना, ठीक है, दिस ऑल इंक्लूड्स इन फिजिकल अब्यूज अंडर दिस एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या क्या भी इंक्लूड किया गया है, असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स। उसके हेल्थ या फिर उसके लाइफ, लिम्ब को आप क्षति पहुंचाते हैं, उसको बॉडीली पेन पहुंचाते हैं, तो दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर फिजिकल अब्यूज ऑफ दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ अब्यूज, दैट इज sexual abuse. Sexual abuse includes any conduct of sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of woman. आप जो aggrieved person है, woman ही यहाँ पे include किया गया है aggrieved person को, अगर आप उसके dignity को या फिर उसके modesty और chastity को अगर आप humiliate करते हैं, degrade करते हैं, तो उसको sexual abuse में include किया जाएगा, ठीक है। Now, moving on to our next point, that is verbal and emotional abuse. देखिए यहाँ पे 2 सब क्लॉसेस है, ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला वाला, insults, verbal and emotional abuse includes insults, ridicule, humiliation, name calling and insults or ridicule, especially with regard to not having a child और अ मेल चाइल्ड। देखिए उसको, इसका मतलब है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको आप ताने कस रहे हैं, उसको आप बुरा भला कह रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, उसको अजीब अजीब तरीके के नाम लेके पुकार रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कि नॉट हैविंग अ चाइल्ड, शायद बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर अगर बच्चा है तो मेल चाइल्ड नहीं है, लड़का नहीं हुआ, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत जगह देखने को मिलता है कि लड़का नहीं हुआ, इसके वजह से उसको ह्यूमिलिएट करना, रिडिक्यूल करना, उसको इंसल्ट करना एग्रीड पर्सन को यानी कि वुमेन को, तो उसको हम लोग वर्बल और इमोशनल अब्यूज में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्लॉज बी, रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन whom the aggrieved person is interested, okay, aggrieved person is interested। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एग्रीव्ड पर्सन की बात नहीं की गई है, एग्रीव्ड पर्सन जिस पे इंटरेस्टेड है, या कोई भी हो सकता है, उनके माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, या फिर एग्रीव्ड पर्सन के बच्चे, ठीक है। अगर आप एग्रीव्ड पर्सन को धमकी देते हैं कि आप उसके माता पिता, भाई बहन या फिर बच्चों को फिजिकल पेन पहुंचाएंगे, फिजिकल पेन का मतलब मारना, पीटना या फिर एनी काइंड ऑफ फिजिकल पेन, ओके, तो उसको हम लोग
वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की बात ये है कि यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल पेन कॉज करने को नहीं कंसिडर किया गया है। यहाँ पे क्या किसको कंसिडर किया गया है? रिपीटेड थ्रेट्स। ओके, रिपीटेड थ्रेट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे एज वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू economic abuse. Economic abuse includes deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom, whether payable under an order of a court or otherwise, or which the aggrieved person requires out of necessity, including but not limited to household necessities for the aggrieved person and her children, if any, stridhan property jointly or separately owned by the aggrieved person, payment of rental related to the shared household and maintenance. जी देखिए, यहाँ पे पहला इकोनॉमिक एब्यूज है डिप्राइवेशन। ओके, किस चीज का डिप्राइवेशन? डिप्राइवेशन मतलब कि वंचित कर देना। ठीक है, फिनेंशियल रिसोर्सेस से एग्रीव्ड पर्सन को वंचित कर देना। कौन से फिनेंशियल रिसोर्सेस? जो कि एग्रीव्ड पर्सन को किसी लॉ या कस्टम के तहत मिला हो, इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस। कोर्ट ने उनको मेंटेनेंस देने के लिए कहा है, या फिर कस्टम से। इनका मतलब है कि स्त्रीधन है, कोई प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है जो कि, और कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है जो कि एग्रीव्ड पर्सन के नाम पे है। ठीक है, पेमेंट ऑफ रेंट है। ठीक है, इन सब से जो रेवेन्यू उनको मिल रहा है, ठीक है, रेंट मिल रहा है उनको, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है डिपॉजिट से, स्त्रीधन है, या फिर मेंटेनेंस है, कोर्ट से जो ऑर्डर मिला है उनको देने के लिए, आप उनसे उनको वंचित कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिप्राइवेशन कहेंगे, डिप्राइवेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो इसको हम लोग इकोनॉमिक अब्यूज में इंक्लूड करेंगे अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए के तहत। ठीक है, दिस इज डिप्राइवेशन, मतलब एग्रीव्ड पर्सन को वंचित कर देना उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेस से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सब क्लॉज बी, दैट इज डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल क्या? डिस्पोजल of household effects any alienation of assets, whether movable or immovable, valuables, shares, securities, bonds, and like or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to use by virtue of domestic relationship, or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her stridhan or any other property jointly or separately held by the aggrieved person. ठीक है, डिस्पोजल मतलब आप एग्रीव्ड पर्सन के इच्छा के विरुद्ध उसके किसी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, मूवेबल इमूवेबल तो पता ही है हमको, और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है? सब कुछ ही इंक्लूडेड किया गया है यहाँ पे, वैल्यूएबल्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, या कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन या फिर आप उसको करने की कोशिश करते हैं, डिस्पोज करने की आप कोशिश कर रहे हैं एग्रीव्ड पर्सन से। ठीक है, उसके इच्छा के विरुद्ध, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि उसके लिए एग्रीव्ड पर्सन या फिर उसके चिल्ड्रन के लिए, उसके बच्चों के लिए नेसेसरी है, या फिर उसकी स्त्रीधन, या फिर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी हो, या फिर कोई सेपरेट प्रॉपर्टी हो जो एग्रीव्ड पर्सन के नाम है, आप उसको उसके इच्छा के विरुद्ध या फिर उसको बताए बगैर आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक अब्यूज के अंडर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नाउ moving on to the next subclause, that is C. Prohibition or restriction
to continued access to resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of domestic relationship, including access to the shared household. इसका मतलब क्या है कि आप प्रोहिबिट या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किस चीज़ को? फिनेंशियल सोर्सेस को, जो कि एग्रीव्ड पर्सन एंटाइटल्ड है जिस सोर्सेस से, ठीक है, आप उसके फिनेंशियल सोर्सेस को रोक देते हैं, प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि रोक देते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल एग्रीव्ड पर्सन कहीं पे नौकरी कर रही है, वुमेन जो है वो नौकरी कर रही है, आप उसके सैलरी ले लेते हैं, उसको किसी भी तरह का रेंट मिलता हो कहीं से भी, आप उसके रेंट को ले लेते हैं, या फिर मतलब कि आप एग्रीव्ड पर्सन के किसी भी फिनेंशियल रिसोर्सेस को आप रोक रहे हैं, उसके सैलरी ले रहे हैं, उससे रेंट ले रहे हैं, उसको काम पे नहीं जाने दे रहे हैं, जिससे कि उसको सैलरी, ऑफ कोर्स उसको सैलरी नहीं मिलेगी फिर, ठीक है. लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन एंटाइटल्ड है उसको यूज़ करने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है. डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ. तो इंक्लूडिंग एक्सेस टू द शेयर्ड हाउसहोल्ड, आप जो शेयर्ड हाउसहोल्ड में रह रहे हैं, आप वहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन को आने जाने नहीं दे रहे हैं, उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. तो पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है कि अगर आप एग्रीड पर्सन जो है उसको, आप उसके फिनेंशियल रिसोर्सेज को आप रोक रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक अब्यूज़ में इंक्लूड करेंगे, ठीक है. यानी कि फॉर एग्जांपल आप उसकी सैलरी ले रहे हैं, जो रेंट उनको मिल रहा है उसको आप ले रहे हैं, ठीक है. उसका जो शेयर्ड हाउसहोल्ड में एक्सेस है, यानी कि उसके शेयर्ड हाउसहोल्ड में आने जाने को आप रोक रहे हैं, जिसके ऊपर उसका उनको हक है यूज़ करने का, ठीक है. दैट एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज़ और एंजॉय, ठीक है, उसको आप प्रोहिबिट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक अब्यूज़ में इंक्लूड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. तो एक एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे. For the purposes of determining whether any act, omission, commission or conduct of the respondent constitutes domestic violence, under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो ये किस काइंड ऑफ अब्यूज़ के अंदर आएगा, वेदर फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल या फिर इकोनॉमिक अब्यूज़ में आएगा, ये केस स्पेसिफिक हो जाएगा. इसका मतलब है कि केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को अच्छी तरीके से जानने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस किस टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस है. ओके, दैट मीन्स द ओवरऑल फैक्ट्स and circumstances of the case shall be taken into consideration. उसके बेसिस से ही आपको पता चलेगा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये किस टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस है. सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा. अगर आप लोगों को कोई भी confusion है regarding this definition part of domestic violence, then please feel free to inform us about your confusion in the comment section below. And I hope you all have liked this video and found it informative. And if that is so, then I would request you all to please like and share this video, and also like, share and subscribe our channel. So that will be all from today from my part. Stay safe, stay at home, and do take very good care of yourselves. Thank you so much. Bye bye. Take care.